हेलो फ्रेंड्स। आज की डेट है जुलाई 1 सैटरडे। वी विल क्विकली गो थ्रू द पेपर। ये फर्स्ट पेज है। ट्विटर्स प्ली ऑन सेंटर्स ब्लॉक ऑर्डर्स डिसमिस। ट्विटर ने एक प्ली करी थी गवर्नमेंट के खिलाफ। उन्होंने बोला था कि गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट आ रही है कुछ ट्वीट्स को ब्लॉक करो, तो दे गॉन टू द हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका। तो हाई कोर्ट ने उनकी जो प्ली थी उसको डिसमिस कर दिया। बहुत अच्छा किया। और उनके ऊपर 50 लाख का फाइन भी इम्पोज किया। क्यों किया? क्योंकि आप गवर्नमेंट के ऑर्डर को कंप्लाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है। दीज आर द बिग जायंट टेक कंपनीज, दे कम टू इंडिया। ठीक है। एंड ऐसी एक कंपनी आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। दे हैड रूल्ड ओवर इंडिया फॉर मोर देन 100 years। ठीक है। यूथ लुकिंग बियॉन्ड जॉब्स आर फॉलिंग फाइलिंग पेटेंट्स फाउंडिंग स्टार्टअप्स। पीएम ने ये बोला है कि जो लोग बच्चे जॉब ढूंढ रहे थे आपके जैसे यूपीएससी में, तो वो अभी पेटेंट्स फाइल कर रहे हैं एंड स्टार्टअप्स बना रहे हैं अपने। ठीक है। इंडियन यूनिवर्सिटी seeing a significant improvement in the international standing because futuristic policies and decisions in education sector। मोदी जी ने ये बोला है। देयर आर नाउ 45 इंडियन यूनिवर्सिटीज इन कहाँ पे क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। इसके अंदर इंडिया की कितनी यूनिवर्सिटी है? 45 यूनिवर्सिटीज है। और शार्प ग्रोथ फ्रॉम जस्ट 12 इन 2014। 2014 में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में कितनी इंडिया की यूनिवर्सिटी थी? 12 थी। अभी कितनी? 45। ठीक है। यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसमें, बाकी कुछ नहीं। तमिलनाडु में एक इंसिडेंस हुआ है, उसमें गवर्नर ने एक मिनिस्टर को डिसमिस कर दिया है। ठीक है। तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो इसके ऊपर ये 2 आर्टिकल आए, इसको एक्सटेंसिवली डिस्कस करेंगे अगर कोई अच्छा एडिटोरियल आता है इसके ऊपर तो। ठीक है। ये A new chapter in India Africa ties has been written। ये इम्पोर्टेंट है। इसमें एक थिंक टैंक ने एक रिपोर्ट दी है, उसके ऊपर डिस्कशन किया है इंडिया अफ्रीका टाइज के ऊपर। ठीक है। मेंस के हिसाब से ये आर्टिकल इम्पोर्टेंट है। तो थिंक टैंक का नाम क्या है? विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन। इट इज इंडिया बेस्ड थिंक टैंक और उन्होंने एक रिपोर्ट दी है उनके हिसाब से कि रोड मैप कैसा होना चाहिए इंडिया अफ्रीका पार्टनरशिप अचीवमेंट्स एंड चैलेंजेस एंड रोड मैप ऑफ 2023। तो उसको ही उन्होंने एक्सटेंसिवली कवर किया। ठीक है। अफ्रीका में अभी 17% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन है। अभी 2050 तक वो 25% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन हो सकती है। और इंडिया राइज एज अ ग्लोबल प्लेयर इनएविटेबली लिंक टू द पार्टनरशिप इन एंजॉय विद अफ्रीका। तो अफ्रीका का अगर इंडिया को ग्लोबल प्लेयर बनना है तो अपन अफ्रीका को निगलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है। 15 सालों से इंडिया अफ्रीका के रिलेशन स्टेडी है सिंस 2014। ठीक है। ये राइटर का बोलना है और ये एक रिपोर्ट के हिसाब से। इस रिपोर्ट के हिसाब से अफ्रीका में डेमोक्रेटिक इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एंड सोशल जो ट्रांजिशन है वो हो रहे हैं अभी इसके अफ्रीका के अंदर। लेकिन अफ्रीका थोड़ा स्टैग्नेंट हो गया था क्योंकि पैंडेमिक आया था, कॉम्प्लिकेटेड ग्लोबल पॉलिटिक्स इमर्जन एज अ कॉन्टिनेंट, उसकी वजह से। ठीक है। और इसके अंदर जो रीजनल इंस्टेबिलिटी भी है, यूपीएससी में क्वेश्चन भी आया था सिविल वॉर कहाँ चालू है बोल के इस साल। तो इथियोपिया, सूडान, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, इनमें बैटल चल रहे हैं, इंसर्जेंसी, इथनिक वायलेंस और टेररिज्म की वजह से चैलेंजेस है इसके अंदर। ठीक है। अभी रशिया के अंदर पार्डन अफ्रीका के कॉन्टिनेंट के अंदर चाइना, रशिया, यूएसए, यूरोपियन यूनियन, जापान, सऊदी, टर्की, यूएई, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स, इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है क्योंकि उनको भी पता है वहाँ पे मार्केट है। ठीक है। पॉपुलेशन है तो मार्केट है। तो वहाँ पे दे वांट टू इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। वहाँ पे मिनरल सिक्योरिटी है, मतलब गोल्ड है, डायमंड्स है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट इज वेरी रिच अबाउट मिनरल्स। ठीक है। मार्केट एक्सेस है। लेकिन सबसे पहले 2000 में चाइना ने स्टार्ट किया था
टेकिंग अ स्ट्रॉन्ग स्टेप टूवर्ड द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। ठीक है, अफ्रीका बिगेस्ट इकोनॉमिक पार्टनर चाइना है। उन्होंने चाइना की अफ्रीका में पहचान ऐसी है कि इट इज़ ए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर और द फाइनेंसर और द रिसोर्स प्रोवाइडर। अफ्रीका चाइना को कैसे देखता है? द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर, फाइनेंसर और द रिसोर्स प्रोवाइडर। ठीक है, 2007 में चाइनीज लीडर की विजिट कॉन्टिनेंट को कितनी बार हुई? 123 टाइम। 2007 तक, 2000 से 2007 तक कितनी बार हुई? 123 टाइम्स। और अफ्रीकन लीडर्स 251 अफ्रीकन लीडर्स जा चुके हैं चाइना में। ठीक है, रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया हैज़ अ सब्सटेंशियल पार्टनरशिप विद अफ्रीका एंड ए रिच फंड ऑफ गुडविल। तो वो बोलते हैं वी आर हैविंग अ वेरी गुडविल अबाउट द अफ्रीका बट द एसेंशियल फॉर द न्यू दिल्ली टू रिव्यू इट्स अफ्रीकन पॉलिसी पीरियडिकली। लेकिन इंडिया को अपनी जो अफ्रीका पॉलिसी है उसको पीरियडिकली रिव्यू करना चाहिए और रेजर शार्प फोकस होना चाहिए उस पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन पे। ठीक है, ये बोला गया है। रिपोर्ट ने ये बोला है कि देयर शुड बी रोड मैप फॉर 2020-30। ठीक है, ये यहाँ पढ़ा था आपने, इंडिया अफ्रीका पार्टनरशिप अचीवमेंट्स चैलेंजेस एंड रोड मैप। ठीक है, तो वही वो बोल रहे हैं। तो उस रिपोर्ट के हिसाब से 4 कोर एरियाज है। फर्स्ट कोर एरिया पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक कोऑपरेशन। तो इसमें ये बोल रहे हैं कि वी शुड रिस्टोर द पीरियोडिक लीडर समिट्स थ्रू द मीडियम ऑफ इंडिया अफ्रीका समिट्स। वो ये बोल रहे हैं। और क्यों बोल रहे ये? क्योंकि 2015 के बाद वो समिट हुआ है नहीं, इंडिया अफ्रीका फोरम समिट्स। तो वो उसको बोल रहे उसको पीरियोडिक बनाओ। उसके बाद एक न्यू एनुअल स्ट्रेटेजिक डायलॉग होना चाहिए। चेयरमैन ऑफ अफ्रीकन यूनियन एंड इंडियाज एक्सटर्नल मिनिस्टर शुड बी लॉन्च इन 2023। ये सजेशन दिया है उन्होंने कि एक एनुअल स्ट्रेटेजिक डायलॉग होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मोदी जी ने बोला है कि G20 में अफ्रीकन कंट्रीज को शामिल किया जाए, तो उसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और द एक्सपर्ट ग्रुप हैज़ आल्सो सजेस्टेड, मतलब इन्होंने ये सजेस्ट किया है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स have should have a secretary exclusively in charge of African affairs to further enhance the implementation and impact of Africa's policy। एक स्पेशली डेजिग्नेटेड करो आप सेक्रेटरी एक्सक्लूसिवली, किसके लिए? अफ्रीकन अफेयर्स के लिए। सेकंड क्या बोला इस रिपोर्ट के हिसाब में? सेकंड रिकमेंडेशन क्या है? डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन में। तो वी शुड हैव अ डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन, वो बोला है अफ्रीका के साथ। और जो डिफेंस डायलॉग है डिफेंस इशू पे, उसको आप बढ़ाइए। वाइडन द फुटप्रिंट ऑफ मेरीटाइम कोऑपरेशन बढ़ाइए। एक्सपांड द लाइंस ऑफ क्रेडिट फैसिलिटेट टू डिफेंस कोऑपरेशन। लाइन ऑफ क्रेडिट मतलब उनको लोन देना। ठीक, इंक्रीज द नंबर ऑफ डिफेंस ट्रेनिंग स्लॉट्स, इनहांस द कोऑपरेशन इन काउंटर टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, सिंपल है। थर्ड क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन। अभी इंडिया अफ्रीका का ट्रेड 98 बिलियन डॉलर से 2023 में, इसको बढ़ाना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए। और राइटर ये बोल रहे हैं कि देयर शुड बी क्रिएशन ऑफ अफ्रीकन ग्रोथ फंड इज इंश्योर्ड। एक फंड बनाया चाहिए, अफ्रीकाज ग्रोथ फंड। किसका? अफ्रीका के ग्रोथ फंड एक बनाना चाहिए। ओके, स्पेशल पैकेज देना चाहिए टू इम्प्रूव द प्रोजेक्ट्स एक्सपोर्ट एंड बिल्डिंग अप द कोऑपरेशन इन द शिपिंग डोमेन। ठीक है, फोर्थ कौन सा है? फोर्थ रिकमेंडेशन सोशल कल्चरल कोऑपरेशन। सोशल कल्चरल कोऑपरेशन होना चाहिए। इसका मतलब इंटरेक्शन बिटवीन यूनिवर्सिटीज, थिंक टैंक, सिविल सोसाइटीज, मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया एंड सेलेक्ट अफ्रीकन कंट्रीज, इनमें कोऑपरेशन होना चाहिए। और एक सजेशन दिया जाता है कि सेटिंग अप अ नेशनल सेंटर फॉर अफ्रीकन स्टडीज टू बी राइट स्टेप। तो एक सेटअप करना चाहिए नेशनल सेंटर फॉर अफ्रीकन स्टडीज का। ठीक है, इंडियन टेक्निकल काउंसिल कोऑपरेशन एंड इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशंस, स्कॉलरशिप देनी चाहिए अफ्रीकन स्टूडेंट्स को। इसका रीनेम करना चाहिए। ये जो दो स्कॉलरशिप दी जाती है, इंडियन टेक्निकल एंड कोऑपरेशन इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस, इनकी जो स्कॉलरशिप दी जाती है अभी, उसको उनका नाम बदल के अफ्रीकन लीडर्स के ऊपर नाम रखने चाहिए उनके, जो अफ्रीका में बड़े बड़े फिगर्स हैं उनके ऊपर। जो वीज़ा दिए जाते हैं वो देने लिबरलाइज करने चाहिए फॉर हायर एजुकेशन के लिए, और उनको वर्क वीज़ा भी दिया जाना चाहिए शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए। यही इस आर्टिकल में था, बाकी कुछ नहीं। हाँ, ये एक मस्त है। वी आर हैविंग अ फ्रेंड, टू फ्रेंड्स हेयर,
पुतिन एंड मोदी, ठीक है। इन टॉक विथ पुतिन मोदी कॉल फॉर डायलॉग एंड डिप्लोमेसी टू एंड वॉर इन यूक्रेन, ठीक है। अभी अपन ने देखा कि देयर वाज वागनेर ग्रुप हु वांट टू चेंज द पावर इन मॉस्को, तो वो कूप को मोदी जी ने बहुत अच्छे से हैंडल किया। उसके रिगार्डिंग उन्होंने कॉल लगाया और उनको पूछा कि अभी क्या हालात है। तो अभी G20 की समिट होने वाला है इंडिया में सितंबर में। उसके बाद शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का भी वर्चुअल समिट होने वाला है और G20 का भी होने वाला है, ठीक है। देखिए, तो उन्होंने बोला जो म्यूटिनी हुई थी 2000 नहीं जून 24 में, वो फेल हो चुकी, उसके बारे में बात की। एससीओ का वर्चुअल समिट होगा जुलाई 4 को। ब्रिक्स का और G20 का भी समिट होगा। ब्रिक्स का अगस्त में होगा और G20 का सितंबर में होगा। पुतिन इज ऐसा बोला जा रहा है कि वो आएंगे G20 को इंडिया में। पाकिस्तान विल अटेंड, जो शरीफ पीएम है वहाँ के, वो वर्चुअली एससीओ का समिट अटेंड करेंगे। जी जिनपिंग भी करेंगे और बाकी की कंट्रीज भी करेंगे। उसके बाद मैं अभी बोला आपको, पुतिन विल ट्रैवल टू दिल्ली फॉर G20 समिट ऑन सितंबर 9 एंड 10, ठीक है। ऐसा बोला जा रहा है आएंगे, पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे। when the news will come we will go। सीन द मिलिट्री स्टैंड्स ऑफ एट द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, चाइना के साथ इंडिया का लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में अप्रैल 2020 में स्टैंड ऑफ है। तब से मोदी की और शी जिनपिंग की डायरेक्ट मीटिंग नहीं हुई थी फेस टू फेस। लेकिन एक एक्सेप्शन है उसमें, G20 का समिट जब हुआ था बाली में 2022 पिछले साल में, दे हैव मेट बट बातचीत नहीं हुई वहाँ पे कुछ। एंड लास्ट ईयर का जो एससीओ का समिट हुआ था समरकंद में, वहाँ पे भी वो मिले थे, लेकिन कोई पब्लिक मतलब मिल के कोई स्टेटमेंट नहीं आया उनका बाहर। और पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शरीफ वुड अटेंड द समिट ऑफ एससीओ, जो मैंने आपको अभी बताया। जो समिट होगा वो अटेंड करेंगे। इसमें एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये है, ईरान विल बी द न्यू मेंबर ऑफ द एससीओ। थोड़ा अपन एससीओ के बारे में देखेंगे। एससीओ कब बना था? एससीओ शंघाई में बना था, चाइना में। जून कब बना था? जून 15 2001, ठीक है। एससीओ में अभी कितने मेंबर्स है? 8 मेंबर्स हैं। चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, रशिया, ये 4 तो याद रहेंगे। अभी सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है। ऑब्जर्वर स्टेट्स एससीओ में ऑब्जर्वर स्टेट इंटरेस्टेड टू बी एक्सीडिंग टू द फुल मेंबरशिप। जो ऑब्जर्वर स्टेट है उनको फुल मेंबरशिप बनने के लिए जो ऑब्जर्वर स्टेट बने वो कितने? 4 है। ईरान, मंगोलिया, बेलारूस, अफगानिस्तान। ईरान, मंगोलिया, बेलारूस, अफगानिस्तान। और 6 डायलॉग पार्टनर्स हैं, आर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका एंड टर्की, ठीक है। 2021 में डिसीजन वाज मेड टू स्टार्ट द एक्सेशन प्रोसेस ऑफ ईरान टू द एससीओ फुल मेंबर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2021 में ही प्रोसेस चालू कर दी गई है ईरान को फुल टाइम मेंबर बनाने की। उसके बाद इजिप्ट, कतार एज वेल एज सऊदी अरेबिया बिकम अ डेवलप पार्टनर्स, ठीक है, वो भी डेवलप पार्टनर बने। यही था इस आर्टिकल में, अपन ने देख लिया इसको। ये याद रखिए 2001 में बना था, 8 मेंबर्स उसके परमानेंट मेंबर्स है, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान है, चाइना, रशिया है। उसके बाद कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान है। ऑब्जर्वर स्टेट्स 4 है, 6 डायलॉग पार्टनर्स है, ठीक है। और ईरान का प्रोसेस चालू हो गया है ये बनने का, उसका फुल टाइम मेंबर, ठीक है। वही था उस आर्टिकल में, और कुछ नहीं। हाँ, ये एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। इंडिया बैक्स द 2016 रूलिंग फेवरिंग द फिलीपींस इन साउथ चाइना सी, ठीक है। इसका मैं आपको थोड़ा क्रक्स बताऊंगा। देखिए, ये है साउथ चाइना सी, ये है चाइना, दिस इज अ चाइना, ठीक है। और ये साउथ चाइना सी इसके इधर का। तो यहाँ पे कंसेप्ट है 9 डैश लाइन का, ठीक है। क्या कंसेप्ट है? 9 डैश लाइन का। देखो गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, ठीक है। these are the 9 dash line created, imaginary creation of the China. They are claiming these ocean belong to their ancestor emperors, and so the Philippines, all these Malaysia, all these Vietnam, they don't have any right, ठीक है। उनका इस पानी, इस 9 डैश लाइन के अंदर उनका कोई एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन नहीं, ये सारी टेरिटरी उनकी आती है। तो ये स्पार्टली आइलैंड्स, ये नाम है इंपॉर्टेंट है, और पार्सल आइलैंड्स, these are the group of islands which are in disputes. The claim same are claimed by the जो neighboring countries है और चाइना से,
ठीक है, साउथ चाइना सी में ये इशू है। इतना समझ में आया आपको? ठीक है, तो वी विल गो टू द आर्टिकल। तो फिलीपींस का 2016 में एक वर्डिक्ट आया था, यूएन CLOS, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी। तो ये परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में गए थे और उनका एक वर्डिक्ट आया। उन्होंने बोला कि जो स्पार्टली आइलैंड्स है उस पर फिलीपींस का ओनरशिप है, तो उसको चाइना ने बोला ये ऐसा कुछ नहीं है, हम नहीं मानते इस वर्डिक्ट को। तो फिलीपींस के फॉरेन मिनिस्टर, फिलीपींस के सेक्रेटरी ऑफ फॉरेन अफेयर्स आए थे इंडिया की विजिट पे। तो वो जयशंकर जी से मिले, तो उन्होंने बोला 2016 के जो वर्डिक्ट आया इंडिया सपोर्ट करता है, देयर शुड बी लॉ एंड ऑर्डर, नेगोशिएशन कंटिन्यू बिटवीन द चाइना एंड एशियन ब्लॉक फॉर अ कोड ऑफ कंडक्ट इन साउथ चाइना सी। ठीक है, ये एक कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइज है क्योंकि इसमें 11 कंट्रीज है, उनका कंसेंसस बनना बहुत डिफिकल्ट है। आसियान की 10 और चाइना एक 11वां। ठीक है, 2016 में जो आया था वर्डिक्ट फिलीपींस के साइड में, उसको चाइना ने रिजेक्ट कर दिया, मैंने आपको बताया। और अंडरलाइन ए नीड फॉर सेटलमेंट डिस्प्यूट्स फॉर अदरिंग टू द इंटरनेशनल लॉ। इंडिया ने बोला है कि इंटरनेशनल लॉ को अदर करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, स्पेशली बाय द यूएन CLOS, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज एंड द 2016 आर्बिट्रेशन अवार्ड ऑन द साउथ चाइना सी। ठीक है, 2016 का जो आर्बिट्रेशन अवार्ड आया था साउथ चाइना सी में, उसको भी करना चाहिए, ये इन्होंने बोला है। और फिलीपींस गया था 2013 में परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन अंडर यूएन CLOS में। ठीक है, और रूल आया था फिलीपींस के फेवर में, मनीला इज द कैपिटल ऑफ फिलीपींस, बट उसको रिजेक्ट किया चाइना ने और बोला नल एंड वॉइड है। साउथ चाइना सी में जो 9 डैश लाइन है उस पर चाइना का क्लेम है। ठीक है, यही इस आर्टिकल में है, यही इसका बेसिक्स है। वी हैव गॉन थ्रू बोथ। ठीक है, सेंटर टू इशू नॉर्म्स अगेंस्ट द डार्क पैटर्न इन ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट। अभी पहले देखेंगे डार्क पैटर्न होता ही क्या है। ठीक है, यहाँ देखिए, डार्क पैटर्न इज ऑल्सो नोन एज डिसेप्टिव डिजाइन पैटर्न, इज एन यूजर इंटरफेस। ये एक यूजर का इंटरफेस होता है जिसमें यूजर एक दूसरे से बात करते हैं या कुछ परचेस करते हैं, दैट हैज बीन केयरफुली क्राफ्टेड टू ट्रिक यूजर इनटू डूइंग थिंग्स सच एज बाइंग ओवरप्राइस्ड इंश्योरेंस विथ परचेस और साइनिंग फॉर रिकरिंग बिल्स। ठीक है, मतलब इसको उनको ट्रिक किया जाता है और उनको जो नॉर्मल प्राइस है उससे ज़्यादा प्राइस देने लगाते हैं, इसको डार्क पैटर्न बोलते हैं। ये जो यूजर इंटरफेस है वो उसको उनके वेबसाइट पे उसको ये करते हैं। तो इसके खिलाफ क्या बोला है सेंटर ने? बोला है दे विल इशू नॉर्म्स अगेंस्ट द डार्क पैटर्न इन ऑनलाइन। तो उन्होंने लोगों से बोला है कि आपको कोई काम मिलता है तो आप इसको रिपोर्ट करो। यूनियन कंज्यूमर मिनिस्ट्री अर्ज द कंज्यूमर टू फ्लैग सच मैनिपुलेटिव ऑनलाइन प्रैक्टिसेस ऑन द नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन। ठीक है, यहाँ तक। आज द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नॉट टू एंगेज इन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। ठीक है, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स होती है, क्रिएटिंग फॉल्स अर्जेंसी, कन्फर्म शेमिंग, फोर्स एक्शंस, डिस्क्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन ट्रैप्स। ठीक है, जैसे कि मेरा वीडियो फ्री में सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं आप, लेकिन आप करते नहीं हो बहुत सारे लोग। सब्सक्रिप्शन ट्रैप्स एंड नैगिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। तो वही उन्होंने बोला है कि किसी को ये सारे मिलता है कहीं पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, तो आप नेशनल हेल्पलाइन कंज्यूमर हेल्पलाइन में जाके 1915 पे कॉल लगा सकते हैं और व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पे, यही दिया गया है इसमें। और कंज्यूमर की चॉइस को मैनिपुलेट कराया जाता है, वायलेट द कंज्यूमर राइट्स एज एंश्राइन्ड अंडर द सेक्शन 2 सब क्लॉज 9 ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ये इंपॉर्टेंट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का सेक्शन 2 सब क्लॉज 9 के अंदर इसमें कोई कुछ ऐसा इंटरफेस टू मैनिपुलेट द कंज्यूमर चॉइसेस एंड वायलेट द कंज्यूमर राइट्स होता है तो इसके अंदर उसके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, ये ज़्यादातर के टूरिज्म वेबसाइट्स में होता है, यही इसमें दिया गया है, बाकी कुछ नहीं। वर्ल्ड में बहुत कुछ हो रहा है। यूएस अप्रूव द एनिमेशन ऑफ वर्थ $440 मिलियन टू ताइवान। ऐसे उन्होंने पहले यूक्रेन को मदद की, अभी ताइवान को कर रहे हैं। ठीक है, यूएसए। तो यही है। ईरान टू ज्वाइन द शैंग्री-ला अलायंस विद चाइना रशियन नेक्स्ट वीक, ये याद रखिए। ईरान विल बी अप्रूव्ड एज अ मेंबर ऑफ रीजनल शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है,
चाइना, रशिया, सेंट्रल एशिया उसके मेंबर्स हैं, ये उन्होंने बोला है कि ईरान को भी वो मेंबर बनाएंगे। पाकिस्तान गेट्स अ लाइफ लाइन फ्रॉम आईएमएफ, आईएमएफ से उनको $3 बिलियन का लोन बेल आउट पैकेज मिला है। 9 महीने पहले उन्होंने मांगा था, अभी उसको अप्रूव किया है। आईएमएफ एग्रीड टू अप्रूव टू प्रोवाइड $3 बिलियन, ठीक है, टू पाकिस्तान। चलो यही था पाकिस्तान का। स्पोर्ट्स में कुछ नहीं है, ठीक है, थैंक यू।